तो स्वागत करते हैं आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इस चैप्टर में इस वन शॉर्ट वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सारे कॉन्सेप्ट्स, ये रिफ्रैक्शन होता क्या है और तरह तरह के इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चंस को जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और शुरुआत करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं इसको, एक वीडियो में पूरा वो कंप्लीट सब कुछ का लेक्चर मिल जाएगा, इसलिए बिल्कुल इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। और लास्ट में आपसे हम जरूर पूछेंगे कि आपका जो फ्रैक्शन था, रिफ्रैक्शन था, वो टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं। तो सबसे पहला टॉपिक ये बनता है कि रिफ्रैक्शन ये होता क्या है, क्योंकि एग्जाम में बच्चों से आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। बेसिक सा चीज पता होगा तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो डेफिनेशन में मैंने लिख रखा है कि द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली देन इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। या फिर एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं कि द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, the bending of ray of light when it passes from one medium to another is called refraction of light। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि जो लाइट है अगर इस तरह से होती है कि वो एक सरफेस से आती है इस तरह से, और मान लेते हैं कि जो सरफेस था ये आपका इस बार क्या है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि इस बार लाइट जो है वो आर पार जा सकता है। हमने अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ रखा था कि तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है ओपेक ऑब्जेक्ट, एक होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और एक होता है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। तो ओपेक का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट जो है वो आर पार नहीं जा सकता है, मतलब कि पास नहीं कर सकता है उसके द्वारा, उसको बोलते हैं ओपेक। और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में, जैसे हमारा मान लीजिए एयर हो गया, ग्लास हो गया, वाटर हो गया। तो अगर इस वाले सरफेस पे आके अगर लाइट टकराता है तो आपको पता है कि वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपना मीडियम कर देगा चेंज। मान लीजिए कि ऊपर अगर एयर था, नीचे आपका अगर ग्लास था, या फिर नीचे कोई ऐसा सरफेस था जो कि ट्रांसपेरेंट था और कुछ और था, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये रिफ्रैक्शन करके अंदर क्या हो जाएगा, पास आउट कर जाएगा। तो यही बोला गया है कि द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन देखो कहीं ना कहीं क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हुआ लाइट का। एंड कब, व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और इसका जो चेंज ऑफ डायरेक्शन होता है इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और आपको अगर ये नहीं बोलना है तो आप ये जरूर बोल सकते हैं कि द बेंडिंग ऑफ रेज ऑफ the bending of ray of light when it passes from one medium to another, मतलब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पास किया गया तो जो थोड़ा सा बेंडिंग होते हुए निकला है ये, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आशा करते हैं कि आपको रिफ्रैक्शन समझ में आया होगा। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि सर ये रिफ्रैक्शन हुआ क्यों, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सर यहाँ पे ये बेंडिंग क्यों हुआ और कैसे पता चलेगा कि बेंडिंग कब किस तरफ होगा। इसको जानते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा बनता है यहाँ पे कि कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू, क्यों हुआ, ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। माने जब लाइट जो था, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पास कर रहा था तो उसका स्पीड क्या हो गया, अंतर पड़ गया। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश कर रहे हैं। आप जब गाड़ी चलाते हैं या आप साइकिल चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम हाईवे रोड पे चलते हैं, जब ऐसे रोड पे चलते हैं जब बिल्कुल खाली स्पेस है और उसमें हम लोग नॉर्मली चला सकते हैं और कोई भी उसमें ऑब्स्टिकल, ब्रेकर वगैरह टाइप का कुछ नहीं है, तो उसमें स्पीड क्या होती है, ऑटोमेटिकली हमारी ज्यादा होती है। और अगर रास्ता ऐसा है कि खराब है और उसमें कहीं कहीं गड्ढे हैं या फिर कहीं कहीं बहुत सारे लोग हैं तो ऑटोमेटिकली अपने स्पीड को क्या कीजिएगा, आप लोग कम करते हैं। उसी प्रकार से लाइट है, तो लाइट जब मूव करता है तो जब उसके मीडियम में, उसके आमने सामने जो मीडियम है, अगर उसके पार्टिकल्स ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा क्लोज है तो उसके स्पीड में क्या होता है, गिरावट होती है। और अगर ऐसा होता है कि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है तो स्पीड क्या होता है, वो इंक्रीज कर देता है। जैसे आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहे हैं कि जब लाइट एयर में मूव करेगा, चारों तरफ मान लो गैसेज हैं और उसमें मूव कर रहे हैं, और लाइट जो है वो वाटर में मूव कर रहा है, तो दोनों में अंतर है। क्योंकि आपको पता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो एक तरह का लिक्विड है, तो सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, नजदीक होंगे एज कम्पेयर टू एयर, और एयर के पार्टिकल्स दूर हैं, इसकी वजह से स्पीड क्या हो गया, उसमें ज्यादा हो गया। तो ये जो हमारा लाइट का अलग अलग मीडियम में जो स्पीड रहा, अलग अलग स्पीड होने के कारण हमारा ये रिफ्रैक्शन हुआ, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक टॉपिक बनता है कि सर ये बेंडिंग क्यों हुआ, व्हाई इज बेंडिंग इज हैपनिंग। हम तो सर ये जानना चाहते हैं कि सर ये बेंडिंग हुआ है क्यों। तो सिंपल बात ये समझ लीजिए कि दो तरह के मीडियम तो होते हैं रिफ्रैक्शन में, दो तरह के मीडियम हमारे मतलब कि कम से कम होने चाहिए। तो उसमें जो एक मीडियम होता है उसको बोलते हैं रेयर मीडियम, और एक होता है आपका डेंसर मीडियम। अब आपको हम पहले क्लियर कर दे रहे हैं कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम होता क्या है। तो जब स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में कम रहे उसको बोलते हैं डेंसर,
और जब स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में क्या रहे, ज्यादा रहे, उसे क्या बोलेंगे, रेयर बोलेंगे। अब ये याद रखना कि रेयर और डेंसर ये चीजें हमेशा क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। जैसे मान लीजिए इस टाइम पे आपका जो लाइट है वो एयर से, मान लीजिए बाहर एयर से मूव करते हुए ग्लास में आया। बिल्कुल ध्यान से समझना, एक चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए कि जो एयर था, सॉरी जो एयर वाला पार्टिकल था, जो मीडियम था, उसमें हमारा लाइट मूव किया और लाइट मूव करके हमारा ग्लास में गया। तो इस सिचुएशन में हमारे पास दो मीडियम, एक है एयर और एक है ग्लास। आप बताइए मेरे को कि एयर और ग्लास के मुकाबले दोनों में ज्यादा नजदीक पार्टिकल्स किस में होंगे? बिल्कुल आपने सही बोला कि ग्लास में सर नजदीक होगा, क्योंकि ग्लास तो एक तरह का सॉलिड हुआ, तो सॉलिड के पार्टिकल्स तो नजदीक होते हैं, तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, नजदीक होंगे, और इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, उसके मुकाबले थोड़ा क्या होंगे, दूर दूर होंगे, क्योंकि वो एयर है। तो इतना समझ लो कि जिस मीडियम में पार्टिकल्स दूर हैं उसको बोलते हैं रेयर मीडियम, और जिसमें पार्टिकल्स नजदीक रहे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो जब आपका इस टाइम इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जो लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव किया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है, नॉर्मल कौन सी लाइन होती है कि सरफेस पे 90 डिग्री वाली परपेंडिकुलर लाइन डाली गई है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो इस सिचुएशन में क्या होगा हमारा कि जो लाइट है वो हमारा नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। किधर? नॉर्मल की तरफ। जब ये रेयर से डेंसर मीडियम में अगर जाता है, कभी भी क्या होता है, अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो उस टाइम पे जो बेंडिंग होगा किस तरफ होगा, नॉर्मल की तरफ होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। और जब इसका कहानी कर दिया जाए उल्टा, अगर मान लीजिए ऊपर होता डेंसर मीडियम और नीचे होता रेयर मीडियम, मतलब ग्लास से होते हुए एयर में जा रहे हैं, तो उस टाइम पे जो बेंडिंग होगा कहां होगा, फार फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर जाएगा। बस आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जब कभी भी रेयर से डेंसर मीडियम आता है तो बेंडिंग होगा जो नॉर्मल की तरफ होगा, और जब कभी भी हमारा लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में जाता है, उल्टा मूव करता है, तो उस टाइम पे वो जो बेंडिंग होगा किधर होगा हमारे, वो नॉर्मल से दूर जाएगा। इस चीज को एक काम करते हैं, आपको डायग्राम के साथ एक बार फिर से क्लियर करने की कोशिश करते हैं, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो हमने दो कंडीशन लिया है, केस वन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे ऊपर वाला पार्टिकल आपका रेयर था और अंदर वाला पार्टिकल क्या है, आपका डेंसर है। ऐसा मान लेते हैं कि आपका रेयर में आपका मान लो एयर था और अंदर आपका डेंसर में मान लो वाटर था, या फिर जो भी आपका मान लो ग्लास था। इस तरह से इसके मुकाबले हमने क्या मान लिया, रेयर डेंसर माना। तो जब कभी भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है, मतलब कि जो पार्टिकल्स दूर दूर थे उस वाले मीडियम से होते हुए नजदीक वाले पार्टिकल्स वाले मीडियम में आएगा, तो उस टाइम पे जो बेंडिंग होगा वो होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब कि नॉर्मल की तरफ। मतलब नॉर्मल, जैसे इसको सीधा जाना चाहिए था, इस तरह से मान लो अगर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ होता तो इस तरह से जाता सीधा सीधा, लेकिन इस तरह से ना जाके हल्का सा क्या हो जाएगा, ये इस तरह से बेंड कर जाएगा। तो याद रखना, जब कभी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो इसका बेंडिंग जो होगा वो क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ ये होगा। ये आपको याद रखना है, जब कभी भी रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम से रेयर मीडियम डेंसर मीडियम तरफ होगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ हल्का सा क्या होगा, बेंड करते हुए मूव करके जाएगा। लेकिन हल्का सा सिचुएशन अगर अलग कर दिया जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे ऊपर आपका एयर ही था, जो कि इसको हम लोग रेयर मीडियम बोल रहे हैं, और अंदर आपका डेंसर मीडियम मान लीजिए वाटर ही था, लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो चलो टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ, इसको जाना चाहिए था कुछ इस प्रकार से और थोड़ा सा बेंड होते हुए इस तरह से हमारे नॉर्मल की तरफ हो गया। लेकिन जब इस सिचुएशन में पहुंचेगा, इस वाले पॉइंट, मान लो इस पॉइंट को मान लेते हैं O और इसको मान लेते हैं P, जब ये P पॉइंट पे पहुंचेगा तो अंदर था फिर से वाटर, मतलब कि डेंसर मीडियम, और बाहर तो यहाँ पे फिर से एयर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं रेयर मीडियम। तो आप बताइए मेरे को कि जब आपका डेंसर से रेयर में जाएगा तो इस टाइम पे यहाँ के पार्टिकल्स बहुत क्लोज थे तो स्पीड अपना डाउन कर लिया था, लेकिन यहाँ पे जैसे पहुंचेगा तो स्पीड क्या करेगा, हल्का सा अपराइज करेगा, इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से अगर ये नॉर्मल देखा जाए, ये अगर है तो इस तरफ, मतलब कि लाइट अगर इस तरह से गया है तो डायरेक्टली इस तरह से जाना चाहिए था, और इधर ना जाके क्या हो जाएगा, ये हल्का सा बेंड होकर इधर खुलेगा, मतलब कि नॉर्मल इसका कुछ इस तरफ से है, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन हल्का सा क्या हो गया, उससे दूर भाग गया। इस पॉइंट पे क्या हुआ कि जैसे जाना चाहिए था उससे हल्का सा इधर आया, नॉर्मल की तरफ आया, और यहाँ पे क्या हुआ कि जिधर जाना चाहिए था उससे क्या हुआ, नॉर्मल से दूर चला गया, बाहर की तरफ निकल गया। ये आपको छोटी सी सिचुएशन याद रखनी है कि जब कभी भी आपका लाइट कभी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है, उस सिचुएशन में आपका जो बेंडिंग होगा वो होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। और अगर इस तरह से होता है कि आपका डेंसर से रेयर में मूव किया है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम मूव किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से यहाँ पे क्या होगा, दूर जाने की ये क्या करेगा, कोशिश करेगा। बस आपको इतना याद रखना है। तो आपको अगर ये दोनों चीज समझ में आ गया है तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे कि हमारे इसके अंदर और कौन सा टॉपिक होने वाला है, चलते हैं आगे।
एक छोटा सा टॉपिक और आपके एग्जाम में पूछता है कि आप क्या कीजिए एग्जाम में डायग्राम के साथ बताइए कि ग्लास के अंदर अगर लाइट मूव करता है तो किस तरह से मूव करता है। इस तरह से टॉपिक आपके एग्जाम में जो ये भी पूछता है। तो अगर मान लीजिए कि इस तरह से कोई अगर इंसिडेंट रे आता है तो इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पे टकरा रहा है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसके बाद क्या हुआ, इसका हो गया रिफ्रैक्शन, तो इसको बोलते हैं, इस रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। फिर से क्लियर कर रहे हैं हम, इंसिडेंट रे जो आके इस वाले पॉइंट पे आके मिला, पॉइंट का नाम रहेगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो लाइन 90 डिग्री पे खींची गई है उसको बोलते हैं नॉर्मल। और यहां से जो लाइट रिफ्रैक्टेड हुआ, जो लाइट एंट्री कर गया अंदर, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। याद रखना, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड नहीं बोलेंगे, फ्लैक्टेड नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड बोलेंगे, आर है तो रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ, मूव करके आया। इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा कि अब ये अगेन रिफ्लेक्शन करेगा, लेकिन कंफ्यूजन ना होने के लिए यहाँ पे इस वाले रे का एक अलग से नाम दे दिया गया है, इमरजेंट रे। मतलब कि सेकंड टाइम जो रिफ्लेक्शन हुआ उस रे का नाम क्या रहेगा, इमरजेंट रे। तो ये आपको याद रखना है कि इमरजेंट रे हमारा कौन सा रे होता है। उसके बाद हमारा एक सिचुएशन और आता है कि अगर ये पूरा कहानी नहीं हुआ होता, मतलब कि जो लाइट है वो इस तरह से ग्लास के अंदर और एयर के अंदर मूव ना किया होता, तो ये लाइट सिंपली इस तरह से मूव कर गया होता, और अब ये इस तरह से मूव करे जा रहा है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस हुआ, ये दूरी हुई, इसका नाम होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जो हमारा एक्चुअल पाथ डिफरेंस था, जो रियल जाना चाहिए था, और जो एक्चुअल पाथ का डिफरेंस रहा, उनके जो बीच की दूरी हुई, उसका नाम क्या रहेगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आपको एक छोटा सा टॉपिक ये भी याद रखना है, डायग्राम बिल्कुल क्लियर करके याद कर लेना। ये आपका डायग्राम एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा वीवीआई होने वाला है, इसको आप कहीं एक बार नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। तो अगला टॉपिक है हमारा इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, की जो हमारा ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, इससे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। तो पहला है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। मतलब कि पानी के अंदर जो चीज रखा हुआ है वो थोड़ा सा हल्का सा बड़ा दिखाई देता है, या फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। जैसे आप एक एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं, आप एक कंटेनर के अंदर, एक बाल्टी के अंदर, एक बकेट के अंदर पानी रखिए, और उसके अंदर क्या कीजिए, एक सिक्का डाल दीजिए। तो आपको दिखाई देगा कि जो सिक्का है वो हल्का सा ऊपर है जितना उसको होना चाहिए था, और थोड़ा सा बड़ा, हल्का सा साइज जो है वो हल्का सा क्या होता है, बड़ा दिखाई भी देता है। तो पहला हमारा इफेक्ट क्या हो गया कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर द वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। पानी में रखने के बाद थोड़ा सा क्या होता है, वो रेज मतलब बड़ा सा, या फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्या होता है, वो दिखाई देता है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट इज एक्चुअली इज। मतलब कि जो पूल का पानी होता है, स्विमिंग पूल वाला, उसमें क्या होता है कि देखने में लगता है कि कम गहरा है, मतलब कि नीचे का सरफेस साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब उसमें कोई बच्चा जंप करता है तो पता चलता है कि वो कितना गहरा है। मतलब एक्चुअली में जो चीज जितनी गहरी है, रियल में उतना दिखाई नहीं देता है। अब ये आपको जानने के लिए, इसको फील करने के लिए, आप अगर कभी स्विमिंग पूल गए होंगे तो इसको आपने देखा होगा कि जितना वो गहरा दिखता है उतना गहरा वो होता नहीं है, बल्कि थोड़ा सा और ज्यादा गहरा वो होता है। अगला पॉइंट है कि द स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकल एट अ नाइट। मतलब कि रात के समय में क्या होता है कि जो आसमान में हमारे तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि रियल में स्टार्स ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। इसको आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर, वहां पे इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं कि तारे क्यों ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो ट्विंकलिंग कर रहा है। वैसे ट्विंकलिंग जो कर रहा है वो हमारा रिफ्रैक्शन कार्य ही ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देता है। अगला क्या है कि अगर पानी के अंदर पेंसिल हेल्ड ऑब्लिकली और पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर, अगर उसके अंदर रखा गया है तो क्या होता है, इट अपीयर्स टू बी बेंड एट द सरफेस। मतलब क्या होता है कि अगर एक गिलास पानी लिया जाए और उसमें इस मार्कर को अगर मैं इस तरह से रख दूं डीप करके अंदर करके, तो ये बीच में से क्या होता है, हल्का सा लगता है टेढ़ा है, हल्का सा टूटा हुआ है, बेंड मुड़ गया है या फिर टूट गया है, ऐसा हमको दिखाई पानी में दिखाई देता है। तो ये हमारे कुछ इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा यदि आपने कोई और इफेक्ट अगर मन में सोचा है कि इससे ऐसा और कोई इफेक्ट हो सकता है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारा इस इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या कोई और इफेक्ट यहाँ पे हो सकता है। ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, और हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे इसका अगला टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक हमारा है जो कि बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक तो होना ही है, क्योंकि हमने जब पढ़ा था रिफ्लेक्शन तो वहां पे हमने दो लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे कंपल्सरी अगेन हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अगेन आ चुका है। तो समझते हैं इसको कैसे होता है ये, और कैसे उसको समझ सकते हैं। सबसे पहली बात की, जैसे हमने वहां पे दो लॉज पढ़े थे कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल है, वो तीनों हमारे क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पे चाहे एक ही सरफेस पे लाई करते हैं। और सेकंड था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बराबर होता है। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ है वो बिल्कुल सेम रहा, जैसे वहां था वैसे यहाँ पे। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, इस बार रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्रैक्शन हुआ है, इसकी वजह से कौन सा रे रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे रहेगा। एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे आप देख रहे हो कि जो इंसिडेंट रे है और जो पॉइंट पे डाला गया है नॉर्मल और जो रिफ्रैक्टेड रे हुआ है, ये तीनों आके हमारे एक ही पॉइंट पे एक ही सरफेस पे आके मिलते हैं। सेकेंड लॉ हमारा है जिसको दिया था स्नेल्स ने, तो स्नेल्स लॉ से भी इसको जानते हैं कि आपसे एग्जाम में बहुत बार ये भी आता है पूछ के कि स्नेल्स लॉ क्या था, एक्सप्लेन स्नेल्स लॉ, आपको ये भी क्लियर रखना है। इन्होंने ये चीज बताया, पहले आप एक चीज समझ लो, पहले इन्होंने दिया गया, हमने जब पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हमने पढ़ा था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि जितना एंगल से आया उतना एंगल से गया। लेकिन यहाँ पे तो वैसा एंगल हुआ नहीं, यहाँ पे तो बेंडिंग हुआ, या तो नॉर्मल की तरफ हुआ या फिर नॉर्मल से दूर गया। तो जब बेंडिंग हो जाएगा तो जिस एंगल से वो आया होगा उस एंगल से तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम एंगल नॉर्मल के साथ नहीं बनाते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि इस तरह से सॉल्व करने में क्वेश्चंस, क्योंकि आपने जब वहां पे सब उसको पढ़ा होगा तो आपने उसमें एंगल बेस्ड अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को किया होगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई। तो इसको दूर करने के लिए आए एक साइंटिस्ट, इन्होंने उनका नाम था स्नेल। उन्होंने सेकंड लॉ क्या दिया कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब किसी भी एक मीडियम के अंदर, मान लो यहाँ पे एयर से वाटर में गया, चाहे एयर से ग्लास में गया, चाहे ग्लास से एयर में गया, एयर से ग्लास में गया, कोई भी दो मीडियम अगर ले लिया जाए तो उसके अंदर जो साइन आई होता होगा, अब ये साइन और साइन क्या है, ये साइन तो आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा कि जो साइन है वो एक तरह क्या है, रेशियो है, ट्रायंगल के दो साइड्स का रेशियो है। कौन सा साइड, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। तो साइन आई मतलब जो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, साइन आई, और जो हमारा साइन आर होगा, इसका जो वैल्यू होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा उस मीडियम के लिए। ये आपको याद रखना है, हमारा सेकंड लॉ हमारा यही बोलता है। तो आपके लिए ये फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में क्या होता है, एक क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद देयर लॉज। तो उस टाइम पे क्या करना होगा, आपका उसका डेफिनेशन जो हमने अभी पढ़ा वो लिखना पड़ता है, उसका डायग्राम क्लियर करना पड़ता है, और साथ साथ में आपको ये दोनों लॉज लिख के दिखाने पड़ते हैं। अगर आपको ये दोनों लॉ समझ में अगर आ गया है तो इस वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, चलते हैं आगे। तो ये टॉपिक रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। अगर आप इस चैप्टर में इस चीज को समझ लिए तो आप बहुत तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से बना सकते हैं, और आपने अगर इस टॉपिक को छोड़ दिया तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इनटू टू मीडिया। मतलब कि अभी हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास आउट होता है, बाहर निकल के जाता है। तो क्लियर है यहाँ पे कि दोनों के अंदर अगर मीडियम अलग अलग रहा तो स्पीड तो सेम रहेगा नहीं। तो फर्स्ट वाले मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट रहा वो और सेकंड वाले मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट रहा वो, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं क्या, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट इनटू टू मीडियम्स या फिर द स्पीड ऑफ लाइट इनटू टू मीडिया इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे एन के द्वारा, थोड़ा सा कर्सिव वाला एन है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मान लीजिए कि जो लाइट है वो इस तरह से हमारे फर्स्ट मीडियम से, मतलब ऊपर मान लो फर्स्ट मीडियम है, यहाँ पे हमारा नॉर्मल है, तो फर्स्ट मीडियम से मूव करते हुए इस तरह से बैंड करते हुए हमारा सेकंड मीडियम में गया। तो फर्स्ट मीडियम के अकॉर्डिंग सेकंड मीडियम में जो लाइट गया है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो हमने लिखा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 का जो रेशियो होता है उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब ये आपको अगर समझ में आ गया है तो एक चीज आप और समझ लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट। अब ये यूनिट नहीं होने का कारण क्या है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अगर मान लीजिए मीटर पर सेकंड में होता स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और ये भी मीटर पर सेकंड में होता तो दोनों कैंसिल आउट होकर आपका यूनिट कुछ बचा ही नहीं। या फिर किलोमीटर पर आवर में भी आप अगर निकालते हैं तो नीचे वाला भी किलोमीटर पर आवर की वजह से होने के कारण दोनों स्पीड के यूनिट्स जो थे क्या हो गए, कट गए, और यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दो टॉपिक और है इससे जुड़े हुए, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि आपका जो फर्स्ट मीडियम है M1 और बाई M2, फर्स्ट मीडियम में कुछ भी हो सकता है, बस खाली एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए, और सेकेंड मीडियम में तो कुछ भी रहे। इस तरह से अगर लाइट मान लीजिए कि फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में गया है और यहाँ पे फर्स्ट मीडियम में एयर या फिर वैक्यूम नहीं है, मान लो ग्लास से वाटर में गया है, चाहे वाटर से ग्लास में गया है, चाहे डायमंड से ग्लास में गया है, इस तरह से अलग मीडियम में गया है, इसको बोलते हैं रिलेटिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन जब बोला गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि क्लियर रखना, माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना कि फर्स्ट मीडियम आपका एयर है, नहीं तो वैक्यूम ही है, यानी कंफर्म है कि फर्स्ट मीडियम आपका यही है। जब मैंने बोला कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, यानी क्लियर कर लेना कि जो फर्स्ट मीडियम था उसमें आपका क्या है, एयर ही है। ये टॉपिक आपको जब क्वेश्चन कराएंगे हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल से कराएंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। अभी याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम्स के अंदर जो स्पीड ऑफ रेशियो होता है, स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। और दूसरी बात याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारा अगर बात करेगा रिलेटिव का, तो यानी कि ऊपर वाला मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, बस एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए, और नीचे वाला मीडियम तो दोनों में कोई भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। और एब्सोल्यूट में क्या हुआ कि ऊपर वाला मीडियम क्या रहा हमारा एयर, चाहे क्या रहा हमारा वैक्यूम ही रहा। अब आपको अगर ये समझ में आ गया हो तो इसको एक चीज और क्लियर करने वाले हैं आपको हम इसी में, थोड़ा सा टॉपिक है, अब बिल्कुल याद रख लेना, साइड में आपको हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर कभी भी आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर ये 1 से छोटा है, ध्यान से सुनिए, अगर आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 से, सॉरी छोटा बोल रहे हैं, 1 से क्या है, बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 1.5 है, 2.5 है, मतलब 1 से बड़ा है, तो क्लियर रहेगा कि जो मीडियम 1 में जो स्पीड था लाइट का वो ज्यादा था और मीडियम 2 क्या था, कम था। याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपका 1 से ज्यादा है तो कंफर्म है हमारा कि मीडियम 1 जो था वो रेयर मीडियम था और मीडियम 2 हमारा डेंसर मीडियम था, जिसके कारण मीडियम 1 में जो स्पीड रहा वो ज्यादा रहा एज कंपेयर टू मीडियम 2। ये टॉपिक याद रखना, बहुत काम का चीज है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका अगर 1 से छोटा हो गया, मान लीजिए 0 पॉइंट समथिंग, अगर 1 से छोटा है तो उस टाइम पे बोलेंगे कि जो मीडियम 1 था उसमें स्पीड रहा कम और मीडियम 2 में स्पीड क्या रहा, ज्यादा रहा, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गया है। तो जब कभी भी लाइट आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है, याद रखना रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा, तो उस टाइम पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा। और कभी भी अगर आपका डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ गया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, 1 से छोटा रहेगा। इसको हम एग्जांपल के साथ बताने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए यदि किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 2.4 दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये देख के हम क्लियर कर सकते हैं कि जो लाइट है वो आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ गया था। मैंने अभी क्लियर किया था कि जब 1 से बड़ा रहेगा यानी कि जो फर्स्ट मीडियम है उस स्पीड क्या है, ज्यादा है उसके अंदर, और फर्स्ट मीडियम स्पीड ज्यादा होने के कारण क्या है कि उसमें क्या है, वो रेयर मीडियम है। तो सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 देख के क्लियर कर सकते हैं कि जो लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम तो क्या किया है, मूव किया है। लेकिन अगर इस तरह से मान लो बोलते हैं कि 0.5 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ गया है। ये टॉपिक याद रखना, आपको जब हम क्वेश्चंस कराएंगे, न्यूमेरिकल्स कराएंगे, तो सारी चीजें आपको कंफर्म उसमें आने वाली है। अभी आपको अगर इस वीडियो में जो भी चीज समझ में आया, जो चीज आपको पढ़ाया गया है, अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरह के धमाकेदार अलग अलग टॉपिक्स वाइज जो वीडियोस आएंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो आज के लिए हम इतने पे इसको स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि आज जो टाइम है वो रात के 3:30 बज चुके हैं। कितना बज रहा है, राइट का 3:30, और रात तक हम जगे हुए हैं आपके लिए। तो इसका पार्ट 2 जो है हमारा वो बहुत जल्दी इस चैनल पे हम लॉन्च करने वाले, लाने वाले हैं। तब तक के लिए आप पार्ट 1 में इस सारे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। पार्ट 2 में हमारा क्या होने वाला है, 1 शॉट में हम सारा लेंस पावर के बारे में जानेंगे और उसमें सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। आपको अगर इस वीडियो में कुछ समझ में अगर आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।